नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश डिबेट 88 में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में और आज का हमारा विषय है 23 की तैयारी, ब्राह्मण की बारी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए करीब 6 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में पक्ष विपक्ष समाज के हर तबके हर वर्ग को साधने की कोशिश में जुटा हुआ है और अपनी पैठ बनाने की कोशिश में। भोपाल में आयोजित ब्राह्मण महाकुंभ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्राह्मण समाज को देखते हुए कई बड़े ऐलान किए। तो वही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने घोषणा की कि मध्य प्रदेश में परशुराम जयंती पर सरकारी छुट्टी रहेगी। साथ ही पुजारियों को हर महीने 5,000 रुपए दिए जाएंगे। भोपाल में हुए इस महा आयोजन में पक्ष विपक्ष के नेता मंच पर एक साथ मौजूद रहे। अब देखना यह होगा कि शिवराज सरकार की ब्राह्मण समाज को लेकर की गई घोषणाएं समाज को कितना प्रभावित करती है। इसी विषय को लेकर आगे हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। भोपाल के जंबूरी मैदान में आयोजित ब्राह्मण महाकुंभ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि अब मंदिरों की कोई जमीन कलेक्टर नीलाम नहीं करेंगे। अब पुजारी ही मंदिर की जमीन को नीलाम कर सकेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री परशुराम जयंती पर सरकारी अवकाश देने के साथ मंदिर के पुजारियों को 5,000 रुपए मानदेय देने का ऐलान भी उन्होंने किया। हालांकि ब्राह्मणों की 14% आरक्षण देने की मांग पर कोई विचार नहीं किया गया। मंदिरों की कोई जमीन कलेक्टर नीलाम नहीं करेगा, पुजारी जी नीलाम करेंगे। और हमने तय किया भगवान परशुराम जयंती के दिन शासकीय अवकाश रहेगा ताकि पूरे श्रद्धाभाव हम भगवान परशुराम की जयंती मना सके। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में लव जिहाद जैसी घटनाओं पर सरकार सख्त है और ऐसे मामलों से सख्ती से निपटेगी। केवल लव जिहाद सुनने से काम नहीं चलेगा, इसके बारे में गंभीरता से हमें ताकत के साथ अपने परिवारों में संस्कार और परिवारों में हिंदू धर्म संस्कृति के लिए एक एक व्यक्ति को हमें तैयारी के साथ अपने परिवार को संभालने की जरूरत है। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा, विधायक रामेश्वर शर्मा भी उपस्थित थे। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने कहा कि ब्राह्मण वो है जो कि ब्रह्म को जाने, वो अच्छे आचरण का घोतक है। उन्होंने कहा कि सभी ब्राह्मणों को एक होने की जरूरत है। वो विशेष दायित्व ये है कि हम लोगों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें, हम लोगों को संस्कारित करें, हम लोगों को शिक्षित करें और हमारा कार्य ये हो कि लोगों का रुझान धर्म और आध्यात्म के प्रति हो। ब्राह्मण महाकुंभ के दौरान ब्राह्मणों ने ब्राह्मण आयोग का गठन करने, ब्राह्मण के बच्चों के लिए हर जिले में छात्रावास बनाए जाने, भोपाल में 5 एकड़ जमीन देने, एट्रोसिटी एक्ट समाप्त करने समेत जनसंख्या के अनुपात में 14% आरक्षण दिए जाने की मांग की थी। चुनावी साल में सभी वर्ग के हो रहे सम्मेलनों के जरिए अलग अलग समाज अपनी मांगों को पूरा करा रहे हैं। वही राजनीतिक दलों का फोकस इन सम्मेलनों के जरिए वोटों पर है। INS 24/7 के लिए भोपाल से मनीषकांत जैन की रिपोर्ट। तो 23 की तैयारी और ब्राह्मण की बारी आज का ये हमारा विषय। और जिस तरह से इस रिपोर्ट में आपने इस बात को सुना, समझा कि कैसे राजनीतिक दल अलग अलग समाज के लोगों को अब साधने की जुगत में जुटे हुए हैं। अब हर दिन हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में अलग अलग समाज के जो लोग हैं अपने कार्यक्रमों को आयोजित कर रहे हैं, जहां पर सरकार के बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं, मंत्री पहुंच रहे हैं और बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही। कई बोर्डों का गठन किया गया, उनका भी जिक्र हम आगे करेंगे। लेकिन इस वक्त आपका परिचय करवा देते हैं हमारे खास मेहमानों से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आनंद जाट जी, प्रवक्ता कांग्रेस, ब्रिज गोपाल लोया जी, प्रवक्ता भाजपा, देवदत्त दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आना चाहूंगा ब्रिज गोपाल लोया जी, आप ही के पास। क्यों इस समय आपको चुनाव के वक्त में एकाएक सभी समाजों की याद आ रही है? क्यों इस वक्त आपको ब्राह्मणों की याद आ रही है, जाटों की याद आ रही है, बाकी समुदायों की याद आ रही है? एकाएक क्या ये चुनाव का असर है या वाकई में समाज के लिए अब तक कुछ हुआ नहीं था, इस दिशा में करने का कदम अभी उठाने का सही समय है?
सनी जी, पहले तो मैं आपको एक बात कह दूं कि ना तो ये सम्मेलन मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने बुलाया था, ना मध्य प्रदेश की सरकार ने बुलाया था। सर्व ब्राह्मण संगठन जो है उन्होंने इस महाकुंभ को आयोजित किया था, उन्होंने ही लोगों को आमंत्रित किया है और उन्होंने ही माननीय मुख्यमंत्री जी को भी उसमें आमंत्रित किया था, और जहां उन्होंने अपनी 11 सूत्री मांगों को मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा था और वहां जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विधि संगत उनकी बातें हैं उनको गंभीरता से सुना भी और उनकी घोषणाएं भी की। बड़ी अच्छी एक मांग है, मुझे भी बड़ा बेहतर लगा कि ब्राह्मण आयोग का तो गठन हो, परंतु उसमें जो अध्यक्ष की नियुक्ति हो वो गैर राजनीतिक हो, समाज ही तय करे कि कौन व्यक्ति नियुक्त हो, और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी सहमति जताई। महत्वपूर्ण ये है कि ये जो समाजें हैं, इन समाजों से मिलकर ही प्रदेश बनता है, इन समाजों से मिलकर ही राष्ट्र बनता है, और केवल कोई ब्राह्मण समाज का नहीं है। आज किरार धाकड़ समाज का सम्मेलन था जहां प्रतिभाओं का सम्मान था और वहां कोई इस तरह की मांग भी नहीं थी। तो ये जो सम्मेलन होना है ये चलते रहता है, और ब्राह्मण समाज का सम्मेलन जहां तक मुझे याद है तो वो केवल चुनाव का विषय नहीं था, वो चुनाव के पहले भी 2 वर्ष पूर्व भी हुआ था। ठीक है कि चुनाव के समय उनने आयोजित किया, परंतु हमारा जो कर्तव्य है कि कोई कभी भी आयोजित करे, सरकार के मुखिया के नाते भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवराज जी की ये कर्तव्य है कि वो उन सम्मेलनों में जाएं, और यदि उन समुदायों की कोई ऐसी मांग होती है जो वाजिब है, वास्तविक है और जिसे पूरी की जाना चाहिए, तो सरकार के मुखिया के नाते वो अपनी जिम्मेदारी वहां पूरी करके आए हैं। और जहां तक चुनाव और वोटों का सवाल है, तो जन कल्याण या समाजों का कल्याण या समाजों के गौरव को लौटाने का काम हमारे लिए कोई चुनाव का विषय नहीं है। ये काम है, ये होते रहना चाहिए, जो सतत प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का एक अंग मात्र है, और जन कल्याण के काम हमारी सरकार ने कभी बंद नहीं किए। वो आज ब्राह्मण समाज का सम्मेलन था इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, परंतु एक लेकिन मैं लोया जी आपके संज्ञान में और भी जो अभी हाल फिलहाल में जो हुए हैं सम्मेलन उनका जिक्र करना चाहूंगा, और उसके जरिए कैसे अलग अलग बोर्ड बनाए गए हैं उसका भी मैं आपको जिक्र करके बताना चाहूंगा। स्वर्ण कला बोर्ड सोनी ताम्रकार समाज के लिए, रजक कल्याण बोर्ड रजक धोबी समाज के लिए, तेलंगानी बोर्ड साहू समाज के लिए, विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड विश्वकर्मा समाज के लिए, वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड जाट समाज के लिए, कुशवाहा समाज कल्याण बोर्ड कुशवाहा समाज के लिए, ब्राह्मण कल्याण बोर्ड ब्राह्मण समाज के लिए, राणा कल्याण बोर्ड क्षत्रिय समाज के लिए। ऐसी एक पूरी ये लिस्ट है। सवाल मेरा आपसे ये है, संविधान हमें ये कहता है कि सभी समाजों को, सभी संप्रदायों को, सभी पंथों को एक साथ लेके हमें चलना है, लेकिन हम यहाँ पर चुनाव के वक्त में इस तरह से क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। और ये सवाल इसलिए मौजूद हो जाता है कि तमाम जो ये बोर्ड बने हैं, जो अलग अलग समाज के लोग हैं, ये चाहते हैं कि उन्हें भविष्य में प्रतिनिधित्व मिले। तो आपको नहीं लगता कि समाज में संघर्ष की जो स्थिति है वो हम खुद पैदा कर रहे हैं? सनी जी, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ये समाज है, जैसे स्वर्णकार समाज की बात कर रहे हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अपने निवास पर गई थी और उन्होंने ये मांग की थी कि हमारी अपनी समस्याएं हैं जिनका प्रस्तुतिकरण कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता, इसलिए हमें भी उसमें एक भागीदारी दी जाए कि हम अपनी वाजिब मांगों को अपने समाज के व्यक्ति को जो उन्हें बहुत बेहतर समझता है उसके माध्यम से सरकार तक पहुंचा सकें। और मैं समझता हूं कि यदि सभी समाजों के कल्याण के लिए काम हो रहे हैं तो ये बड़ी प्रसन्नता और खुशी की बात है। और वो जब मांग रहे हैं, एक बात और मैं बताऊं, ये सभी समाजें माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी में ये विश्वास रखती हैं कि इनसे हम मांगेंगे तो मिलेगा भी। लोया जी, आप मेरे सवाल या तो आप जवाब से बचना चाह रहे हैं या मेरा सवाल आप समझ नहीं पाए, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। मैंने संविधान का जिक्र किया यहाँ पर, खासतौर पर संविधान का जिक्र यहाँ पर इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि संविधान कहता है कि सभी को लेकर चलिए, और इसके पीछे की वजह भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आना चाहूंगा आनंद जाट जी आपके पास। आपके भी नेता एक तरफ कहते हैं कि हम संविधान पर विश्वास करते हैं, और एक तरफ आप भी उन मंचों पर मौजूद है जहां पर समाज के कार्यक्रम होते हैं, और आप भी उनको अपनी तरफ से ये आश्वासन देते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, या तमाम तरह की बातें होती है। सनी जी, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले समस्त परशुराम वंशजों को, ब्राह्मण मित्रों को मैं बधाई देता हूं इस सफल आयोजन के लिए, महाकुंभ के। उसके बाद सर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, 2018 का चुनाव अगर आपने देखा हो, ये बधाई सिर्फ इस आयोजन के लिए नहीं दी है मैंने, ये बधाई इस बात के लिए भी है कि जो पिछले चुनाव तक मायका लाल बोलकर घूमते थे, उनको भगवान परशुराम जी के सामने शीश झुकाने के लिए ब्राह्मण समाज ने मजबूर कर दिया है। ये जनता की ताकत होती है, ये लोकतंत्र की ताकत है।
जिसे भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री नहीं समझते हैं। लेकिन आज जब समाज एकजुट हुआ तो उस समाज ने ये दिखाया, और आज जिस तरह की बातें वहां पर की गई वो दिखाता है कि किस प्रकार से समाज की जागरूकता ने नेताओं को आईना दिखाने का आनंद काम जाट किया, जी, जो मेरा समाज को सवाल हरदम किसी बांट- समाज को लेकर नहीं है। मेरा सवाल बहुत ही आसान, बहुत ही सामान्य, बहुत ही सरल है। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं कि संविधान की जो परिकल्पना है सबको साथ लेकर चलने की, सबका विकास करने की, ऐसे में चुनाव के वक्त में अलग अलग समाज के अलग अलग बोर्ड बनाना, और जिनके नहीं बने हैं वो भी जाहिर तौर पर इसके लिए अपनी आवाज बुलंद करेंगे, तो क्या हम आपस में समाजों के अंदर एक संघर्ष पैदा नहीं कर रहे हैं? मेरे नेता आदरणीय कमलनाथ जी जब जाट समाज के महाकुंभ में गए थे तो उन्होंने कोई घोषणा नहीं की थी। उन्होंने सीधे ये कहा था कि मैं करके दिखाता हूं, और जब अगली बार आपका आयोजन होगा तो मैं बताऊंगा। क्योंकि घोषणा मशीन कौन है भाजपा के नेता बेहतर जानते हैं। हर वक्त घोषणा कौन कर रहा है, कौन समाज को विभाजित कर रहा है, ये आप भी बेहतर जानते हैं। तो संविधान का पालन करने वाले कांग्रेस के लोग हैं, और कांग्रेस के लोग सभी समाज को साथ लेकर चलते हैं। जातिगत आधार पर विभाजन पैदा नहीं करते हम लोग। चलिए, अभी भी जवाब मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन देवदत्त दुबे जी आपके पास मैं आना चाहूंगा। जिस आरक्षण की जद से निकलने के लिए लगातार हम प्रयासरत हैं, पूरा भारत बार बार इसका जिक्र करता है कि हमें जो जातिवाद है, ये समाज की जो बातें होती है, जो आरक्षण की जो बातें होती है, आज भी ब्राह्मण समाज की तरफ से 14% आरक्षण की मांग की गई है। ये जो बातें हैं, इससे निकलने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए विचार हम करते हैं, स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, मंगल ग्रह तक हम पहुंच चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके फिर से हम वही बात कर रहे हैं कि अलग अलग समाज के सम्मेलनों में अलग अलग वादे कर रहे हैं, एक तरीके से हम बांटने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, ये बातें कितनी सही है? ये जो चुनाव के दौर में जो सम्मेलन जातियों के होते हैं वो केवल एक थोक में वोट प्राप्त करने के लिए होते हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज का जो सम्मेलन वो एक साधे सब सदे की तर्ज पर है। कोई भी राजनीतिक दल ये चाहता है कि ब्राह्मण समाज उनके साथ रहे, लेकिन जो अन्य जातियों की वोट की चिंता करके वो सार्वजनिक कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन वो अंदर से जानते हैं कि आज भी ब्राह्मण यदि किसी गांव में 1 या 2 घर का है तो वो सहिष्णु होता है, सबके सहयोग करता है। इसलिए अन्य जातियों में आपस में टकराहट होती है, लेकिन ब्राह्मण के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रहता है अन्य जातियों का भी, उसकी बात मानते हैं। एक तरह से की वोटर जैसा है ब्राह्मण, क्योंकि वो हमेशा सबको सहयोग करता है, कभी किसी से लड़ाई झगड़े सब नहीं करते, और जन्म से लेकर मृत्यु तक सुख दुख में हर समय साथ रहता है। इसी कारण जब जब चुनाव आते हैं तो फिर सभी राजनीतिक दलों को ब्राह्मणों की याद आती है और घोषणाएं होती हैं, लेकिन अमल नहीं हो पा रहा है। इसलिए पहले सम्मेलन ब्राह्मण समाज नहीं करता था, ब्राह्मणों। देवदत्त जी, लेकिन इसके इतर भी जो बाकी समाज है उनके जो बोर्ड बनाए गए, हम चाहेंगे उस पर भी आप कुछ विश्लेषण बताएं अपना, क्योंकि यहाँ तमाम रजक कल्याण बोर्ड, स्वर्ण कला बोर्ड, तेलघानी बोर्ड, विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड, वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड, कुशवाहा समाज कल्याण बोर्ड, ये तमाम तरह के जो बोर्ड बनाए गए हैं, इसका औचित्य आपको क्या लगता है? क्या वाकई में इसकी जरूरत इस तरह से है? और आने वाले समय में, चूंकि आजकल हम देख रहे हैं कि सभी समाज के लोग ये कहते हैं कि हमें विधानसभा के अंदर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, हमें 10% टिकटें चाहिए, हमें 2% टिकटें चाहिए, इस तरह की बातें होती है। देखिए, जब आप शुरू करेंगे तो का अंत नहीं है, क्योंकि समाज चाहेगा कि हमारे कल्याण का बोर्ड बने। अब तो छोटी छोटी जातियां जो कम संख्या में है वो भी अपना बोर्ड चाहे, तो ये जो शुरुआत की है ये अंतहीन एक सिलसिला है। आप जिस समाज का बोर्ड नहीं बनाएंगे वो आपसे नाराज होगा, क्योंकि या तो आप ये सबका साथ सबका विकास के नारे पर चलते हैं, समग्र समाज को लेकर चलते हैं, लेकिन आपने जो शुरुआत की है तो अब उस दिशा में बढ़ना ही पड़ेगा। और जो जिस भी जाति का आप बोर्ड नहीं बनाओगे उसको लगेगा हमारी उपेक्षा हो रही है। अब माटी कला बोर्ड भी है और स्वर्ण कला बोर्ड भी है, बिल्कुल। ब्राह्मण समाज कल्याण आयोग भी बनाएगा, तो सभी के बना के एक उनका जाति का जो प्रतिनिधि बैठेगा तो वो अपनी बात रखेगा, क्योंकि अपनी समाज की बात वो ज्यादा अच्छे से रख पाएगा। तो अब तो इसी दिशा में सरकारों को बढ़ना पड़ेगा। एक तरह से समाज एकजुट जब होगा, जब आप इन सब जाति धर्म इन सब से ऊपर होकर योग्यता के आधार पर, समरसता के आधार पर और एक समग्र चिंतन को लेकर जब निर्णय लेंगे। लेकिन राजनीति में जिस तरह से धर्म जाति के नाम पर थोक में वोट लेने की जो परंपरा चल रही है, उसी कड़ी में ये सब बोर्ड बन रहे हैं।
और इस चुनाव के समय बनते हैं किराया, लेकिन अब इन जातियों के प्रतिनिधियों को और उनके जो आयोग गठन हो रहे हैं उनको इस दिशा में काम करना चाहिए कि वो इसके माध्यम से अपने अपने समाज का कल्याण करें, उसके हित की जो योजना है उनको क्रियान्वित करें। जब एक समाज अपने हित का कर लेगा तो समग्र समाज का हित वैसे ही हो जाएगा। और अब कोई बोर्ड हमें लगता बचा नहीं है, माटी कला से लेकर स्वर्ण कला तक सब बोर्ड बन चुके हैं। तो इनका यही देखना कि क्या काम कर पा रहे हैं अतिरिक्त, क्योंकि वैसे तो सरकार चलिए, तो चुनावी साल में जो बोर्ड है बनाए गए हैं, लेकिन लोया जी सवाल फिर भी वही है कि अलग अलग समाज के प्रतिनिधित्व की तरफ से ये कहा जाता है कि उनको भी टिकट चाहिए। ऐसे में आप किस किस को टिकट देंगे और किस तरह से आने वाले समय में वो काम करेंगे? क्योंकि जाहिर तौर पर वो कोशिश करेंगे कि उनकी प्राथमिकता अपने समाज के लोगों के लिए बेहतर करे, विकास करे, अपने समाज का इस दिशा में होगी। तो जो बाकी लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं संविधान की जो बात है उससे हम दूर होते दिखाई देते हैं। संविधान ये हमसे कभी नहीं कहता है कि लोगों को अपनी जाति परंपराओं का मानने का पूरा अधिकार देता है। बिल्कुल देता है। संविधान में अनेक ऐसे अनुच्छेद हैं, वो देता है। अब जहां तक आप दूसरा विषय कह रहे थे कि लोग प्रतिनिधित्व चाहते हैं, तो चाहना भी चाहिए। ऐसा कौन सा समाज होगा, कौन सा वर्ग होगा? पढ़े लिखे वर्ग की बात करें तो वो भी चाहता है हमारा प्रतिनिधित्व हो, जो छोटा तबका है वो भी चाहता है कि हमारा भी प्रतिनिधित्व हो, और निश्चित सबकी अपनी अपनी समस्याएं। जैसे मैं एक विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज ब्राह्मण समाज के सम्मेलन में एक विषय आया कि हमारे पूर्वजों ने मंदिरों को उनके क्रियाकलाप विधिवत चलते रहे उस निमित्त भूमि दान की थी। वो आप हम सबके पूर्वजों ने की थी, और वो मंदिर और उसके पुजारी की व्यवस्था के लिए थी। परंतु उन भूमियों का नीलामी सरकार करती थी, कलेक्टर करते थे, एसडीएम, तहसीलदार। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये विषय जब लाया गया तब उन्होंने ये कहा कि नहीं, इन भूमियों की नीलामी मंदिर ही करेगा, वो पुजारी ही भी करेंगे, क्योंकि हमें उनको सुदृढ़ करने के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम कल्याण किसका करना चाहते हैं उसके हिसाब से बोर्डों का गठन होता है। भारतीय जनता पार्टी किनका कल्याण करना चाहती है उन बोर्डों का गठन हो गया। और कांग्रेस पार्टी, अभी आनंद जाट जी कह रहे थे कि कुर्मी समाज के, जाट समाज के सम्मेलन में कमलनाथ जी गए थे और 50 टिकटों की मांग करी थी और कमलनाथ जी हाँ कहकर आ गए। ये होता है। हम टिकट की कोई चर्चा नहीं कर रहे, किसको कहां से देंगे, ये भारतीय जनता पार्टी कि हमें इस बात की गंभीरता से लेना पड़ेगा कि क्या समाज और चुनाव केवल हम इतने कर लेंगे अपने आप को, केवल यहां तक सीमित होने से काम नहीं चलेगा। हमें लोगों की समस्याओं को समझना पड़ेगा और उनका निराकरण भी। मेरा अगला सवाल भी आपसे यही था लोया जी, मेरा सवाल यही था कि विकास की बातें हम क्यों नहीं कर रहे, क्यों हम यहाँ जाकर इस तरह से बोर्ड बना रहे। ठीक है, समाज का कल्याण कर रहे हैं, वो भी ठीक है, लेकिन जो विकास की बातों को लेकर चुनाव होना चाहिए वो क्यों नहीं होता दिखाई देता है? क्यों हम सिर्फ और सिर्फ धर्म जाति पर ही आकर रुक जाते हैं? विकास एक सतत प्रक्रिया है। हम विकास को कभी बाधित नहीं करते कि हम केवल तुष्टीकरण की राजनीति करके किसी के साथ नहीं रहना चाहते। और हमें मालूम है कि इस मध्य प्रदेश का कल्याण करना हमारी जिम्मेदारी है, जो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार कर रही है। ये उसमें से एक बात। 18 साल लग गए आपको इन बोर्डों का गठन करने के लिए और 5 महीने में 8 छुट्टियां आपने घोषित की, अब जाकर घोषित किया आपने, तो इस पर भी तो सवाल पूछा जाएगा आपसे। बहरहाल वापस लौटूंगा आपके पास, लेकिन आनंद जाट जी, क्या आप खुद को इनसे अलग मान रहे? क्योंकि आप भी तो वही कर रहे हैं। आप अलग कैसे हुए? मैं कह रहा हूं आपकी एक तो ये बात बता दूं कि इसमें से एक भी बोर्ड अभी बना नहीं है। खास तौर से वीर तेजाजी वाला बोर्ड मुझे पता है कि नहीं बना है, और ना आज जो ब्राह्मण समाज के लिए बोर्ड बनाने की बात की, ये सब कोरी घोषणा है। लोया जी से हम इस बात पर स्पष्टीकरण ले लेंगे, आप अपनी बात रखें। पहले अपने बारे में आप बताइए कि आप लोगों ने इसके लिए क्या सोचा आगे, क्या आप भी इसी दिशा में बढ़ रहे हैं? 2 बार गलत चीजें बोल चुके हैं कि बोर्ड बन गए हैं, बोर्ड नहीं बने हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि आदरणीय कमलनाथ जी का नाम लेकर भाजपा के प्रवक्ता जो कोशिश कर देता है। कमलनाथ जी क्या कोशिश करके आने की? कमलनाथ जी से ना तो उन्होंने मांग की, और मांग इसलिए नहीं की कि जिसके पास देने कुछ नहीं है उससे मांगने से भी कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपसे फिर बड़ा विनम्रता से आप इन्हीं से बुलवा लीजिए। लोया जी आपके पास वापस लौटूंगा मैं, आपको बहुत वक्त दिया है। लोया जी, उनको अपनी बात रखने दीजिए, उनको बात रखने दीजिए। जी जाट जी अपनी बात। मैं ऐसी डिबेट नहीं करता जिसमें बीच में बोलते रहे ये झूठे लोग। चलिए अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए क्या है कि जो आपका प्रश्न है वो बहुत सीधा है कि जब हम किसान कर्ज माफी की बात करते हैं तो क्या मध्य प्रदेश के
किसानों को संबल प्रदान करने की बात नहीं करते हैं क्या? जब हम 100 यूनिट बिजली माफ करते हैं और 200 यूनिट तक हम बिजली का बिल हाफ करते हैं, तो क्या मध्य प्रदेश में विकास की बात नहीं होती है? आम उपभोक्ताओं को संबल की बात नहीं होती है? जब हम ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे तो क्या मध्य प्रदेश के लोगों के लिए नहीं होगी वो? उससे मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को लाभ नहीं होगा? जब माताओं बहनों को हम 1500 रुपए देंगे तो वो क्या मध्य प्रदेश की माताओं बहनों को लाभ नहीं होगा? वो विकास का पहलू नहीं है क्या? ये सारी चीजें हैं, लेकिन जब लोकतंत्र में जब जनता के बीच से कोई मांग आ रही है तो एक राजनीतिक दलों का, लेकिन लोया जी के सवाल का जवाब आपने अभी भी नहीं दिया है। बता तो रहा हूं कि जब राजनीतिक दलों का ये दायित्व तो बनता है कि उनकी बातों को सुने। चलिए लोया जी प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं। लोया जी हिसाब से जो संविधान के फ्रेमवर्क में जो चीजें अमल में लाई जा सकती ठीक है, जाट जी उनकी बात सुन लेते हैं, प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं वो जी। जानन जी सुनिए, आनंद जी अभी कह रहे थे कि हम जो कर रहे हैं वो करना तार्किक है मध्य प्रदेश के विकास के लिए, मगर करिए ना। आपने संबल योजना को बंद करके मध्य प्रदेश के गरीबों को संबल इतना लंबा समय आपको मिला है मध्य प्रदेश में जिसमें आप कुछ नहीं कर पाए। युवाओं की पूरी पीढ़ी को बेरोजगार रखकर बर्बाद किया है मिस्टर घोटाला ने। इसलिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की इस बदनीयती वाली सरकार को जाना ही होगा। वो महाकाल में धर्म की दोनों से मेरा निवेदन है, बारी बारी से अपनी बात अपनी रखे आप। दोनों से मेरा निवेदन है, जाट जी आपसे भी, लोया जी आपसे भी। लोया जी अपनी बात पूरी करें। रहने का कोई अधिकार नहीं होता है। ये पहले आप बंद तो करें, अपनी बात रखें। निवेदन ये है, कांग्रेस पार्टी झूठ बोलने में बहुत माहिर है। ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करती है मगर छत्तीसगढ़ में नहीं देंगे, छत्तीसगढ़ में नहीं देंगे। और समझ लीजिए आप, केंद्र सरकार की 2004 में यूपीए की सरकार जिसमें कमलनाथ जी मंत्री थे, उस सरकार ने ओल्ड पेंशन बंद की और आज 2023 में कमलनाथ जी कहते हैं कि हम आएंगे तो देंगे। तो मुझे समझ नहीं आता कि आप झूठ कितना बोलते हैं और किस तरह से झूठ बोलते हैं। और इन बोर्डों की बात मैं आपको बताऊं, आपने तुष्टीकरण के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया, आपने तुष्टीकरण के लिए। ठीक है लोया जी, देवदत्त जी के पास आना चाहता हूं मैं। देवदत्त जी आपका फाइनल कमेंट लेना चाह रहा हूं मैं। जिस तरह से समाजों के बोर्ड बनाए जा रहे हैं, छुट्टियों की घोषणा की जा रही है, क्या लगता है आपको कि 18 सालों का वक्त बीतने के बाद अब इस तरह के बोर्डों का गठन होना, छुट्टियों का ऐलान करना, कितना इसका असर होगा? क्या वाकई में मतदाता इससे प्रभावित होंगे? देखिए, ये जो चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में इस तरह के सम्मेलन आयोजित करना और फिर उनके जो मांगे हैं उनको पूरी करना, ये इसी दिशा में तो ये सब समझते, मतदाता भी समझते, आम जनता भी समझते। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इन सबसे प्रभावित हैं, चलो चुनावी वर्ष में ही कुछ दिया तो, लेकिन देने का काम एक तरफ से नहीं, दोनों दलों की तरफ से। आज मंच पे भी दोनों दलों के नेता थे। तो ये हमेशा से चुनावी दौर में जो चलते हैं कार्यक्रम वो वही है, लेकिन समग्र मूल्यांकन जनता करती है, समाज करती है कि किसने अब तक किसको क्या दिया है, संख्या के आधार पर दिया है, जनमत तैयार करने के आधार पर दिया है, योग्यता के आधार पर दिया है, क्या प्रश्न के सबको पता है। और अब ये अच्छी बात है कि बिल्कुल जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में देखना होगा कि जनता किसका साथ देती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों। आनंद जी फाइनल कमेंट, आप कुछ कहना चाह रहे थे जी। दरअसल भाजपा के लोग तुष्टीकरण चिल्लाते हैं। जब मध्य प्रदेश में किसानों का कर्ज माफ होगा तो उसमें से 93% जो है हिंदू किसान होंगे। और इसी तरह आनंद जी आप भी तो वही कर रहे हैं ना, आप भी तो कैटेगराइज कर रहे हैं ना। आप में अंतर कहाँ है आनंद जी? समस्या तो यही दोनों दलों के साथ है, दोनों खुलकर बोलना नहीं चाहते, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। आप पहले करते हैं, आप वो पहले करते हैं, लेकिन फर्क दोनों में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और समाज से ही देश का निर्माण होता है ये कहा जाता है, और समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए ही चुनाव किए जाते हैं। चुनाव के जरिए हम अपना जनप्रतिनिधित्व चुनते हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में विकास के विषय को लेकर तमाम समाज के जो प्रतिनिधि है या जो लोग हैं वो इस दिशा में विचार करेंगे, और तभी जाकर समग्र विकास हमारा हो पाएगा और तभी जाकर राज्य और देश आगे बढ़ पाएगा। इसी के साथ डिबेट 88 में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए ताजा खबरों के लिए आई न्यूज़ 24/7 के साथ। नमस्कार।